क्वेश्चन पढ़ो। How long should water be electrolyzed by passing through 100 amperes current so that oxygen released can completely burn to 27.66 gram of diborane? ठीक है बेटा, देखो अब सबसे पहले बेटा बोल रहा है कि भैया कितनी देर तक पानी को इलेक्ट्रोलिसिस किया जाए। 100 एम्पियर का करंट पास कर रहे हैं, टाइम की बात कर रहे हैं, तो मतलब अगर आपको करंट पता है, टाइम निकाल लोगे, तो चार्ज क्या होता है बेटा, Q इज इक्वल टू आई टी। हेलो, हाँ सर। तो चार्ज में बात करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले पानी का बेटा अगर इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है तो रिएक्शन बताओ बेटा, पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं क्या बनता है? H plus और OH minus। नहीं दीदी, इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं बेटा, प्रोडक्ट बनेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनेगी, पहले इसमें क्लियर हो जाओ। इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, प्रोडक्ट बनेगा। हेलो, हेलो, Yes sir। ठीक है। तो 1 मोल पानी का अगर इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो शायद 1 मोल H2 और आधा मोल हाइड्रोजन, यहाँ तक तकलीफ? No sir। ठीक है। अब बेटा हमको ऑक्सीजन का काम आगे करना है, सवाल कह रहा है ना। ऑक्सीजन जो रिलीज़ हो रही है उसका कंबशन कराना है, उसको रिलीज़ को कम्प्लीटली बर्न कराना है डाइबोरेन को। डाइबोरेन क्या होता है दीदी? B2। बेटा इसका कंबशन होगा तो बोरॉन का ऑक्साइड क्या स्टेट में बनेगा बेटा, पता है क्यों? क्योंकि बोरॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन के आगे +3, 3 आते हैं। हेलो, हाँ सर। और साथ में बच जाएगा पानी। हेलो, हाँ सर। तो बेटा इसको बैलेंस कर लेते हैं। बोरॉन तो बैलेंस है, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 लगा दो, और ऑक्सीजन RHS में कितना हो गया बेटा, 3 और 3 6, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3। हेलो, हाँ सर। ठीक है। अब बेटा सबसे पहले सवाल को पीछे से शुरू करना पड़ेगा, मतलब नीचे से। कितना बोरेन डाइबोरेन को बर्न करना है बेटा? 27.66। फटाफट दीदी इसको आप अपने कॉपी में लिखो, और 27.66 को B2H6 के मोलर मास से डिवाइड करके मुझे मोल्स बताओ। B2H6 का मोलर मास दीदी कितना होगा? Yes। हेलो, 1 मिनट सर, मैं आंसर। हाँ बेटा नीचे कायदे से मेंस वेंस के क्वेश्चन में एटॉमिक मास दिए भी रहते हैं, देखो बोरॉन को बोल भी रहा है 10.8, तो 10.8 मतलब खैर इसको एक बार लगभग सॉल्व कर दो मेरे हिसाब से। 27.62। देखो कट भी रहा है ना, हाँ सर। 27 पॉइंट कितना, 6। बस तो बेटा कट गया, मतलब ये 1 मोल है। हेलो, 1 मोल है, यस सर। अच्छा, तो मतलब बेटा कि 1 मोल बोरेन को डाइबोरेन को जलाना है तो कितना मोल ऑक्सीजन लगेगा? 3 मोल। अच्छा, 3 मोल ऑक्सीजन तेरे को कहाँ से चाहिए, यहाँ इलेक्ट्रोलिसिस करके। हेलो, यस सर। अच्छा, आधा मोल अगर मिलता जब एक को करते, तो तेरे को 3 मतलब इसके अगर 1 मोल चाहिए तो पानी 2 मोल इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ेगा। हेलो, हाँ सर। तो मतलब इसके 3 मोल चाहिए तो इसके 6 मोल इलेक्ट्रोलिसिस यस। करने पड़ेंगे। हेलो, हाँ सर। इसमें कोई तकलीफ? नो सर। अच्छा, तो अब 6 मोल पानी का अगर इलेक्ट्रोलिसिस करना है आपको, तो कितना चार्ज चाहिए आपको, 6 फैराडे। हेलो, यस सर। क्यों? क्योंकि 1 मोल से एक ऑक्सीजन मिल जाएगा, तो तेरे को 6 मोल अगर 6 मोल पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करना है तो 6 फैराडे का चार्ज चाहिए, क्योंकि 1 मोल पे चार्ज होता है 1F। हेलो, यस। तो दीदी सीधा क्यों आ नहीं गया? हेलो, हाँ सर। कितना आ गया, 6 फैराडे। आई दिया है दीदी कितना, टाइम निकाल लो, सेकंड में आ जाएगा। 100 एम्पियर। आंसर क्या हो गया, लगभग 6,000। अच्छा ये टाइम तो सेकंड में आएगा, आंसर आवर्स में दिए हैं, तो इसको 60 से डिवाइड करो तो मिनट में, और 60 से करो तो आवर्स में।
नहीं 60 थोड़ी, एक 1 मिनट में 60 सेकेंड, और आवर्स में चाहिए ना, तो 24 घंटे होते हैं 1 घंटे में। अच्छा नहीं, 60 ही मिनट तो होते हैं, ठीक तो है बेटा। 60 से डिवाइड कर दो, Yes. तो ऊपर को अप्रॉक्स कर लो, मेरे हिसाब से आंसर दूर दूर है, तो इसको मान लो 1000, तो 6000। 6579000 अरे छोड़ ना, 6000 बटा 36, या 36 क्यों, 6 × 6, और 2 जीरो कट जाएंगे, तो ये 10 10/6 बेटा, मतलब 1 पॉइंट कुछ आंसर होगा। आंसर में 1 पॉइंट कुछ ऑप्शन है किसी में? हाँ, सी ऑप्शन है, चेक करो आंसर। Sir, 2 है answer. आंसर क्या है? 2. अच्छा भैया, तो इसमें बस एक चीज़ फिर देख लेते हैं बेटा, कि अगर तेरे को पानी से ऑक्सीजन चाहिए तो शायद यहाँ स्टोइशियोमेट्री में कुछ कहानी हो सकती है। पानी को एक काम करता हूँ मैं, पानी को लिख देता हूँ मैं ऑक्सीजन पे, क्योंकि ऑक्सीजन अगर मिल रहा है तो पानी के ऑक्सीजन से ही मिल रहा होगा, तो एक काम करते हैं, इसको बैलेंस कर लेते हैं बस। H2 अगर O2 में बदल रहा है तो इलेक्ट्रॉन का लेन देन देख लेते हैं, क्योंकि अपने को केवल इसी से मतलब था ना। इसको एटम बैलेंस करने के लिए 2, फिर हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए 4H+, हाँ फिर इसी का फ़र्क आएगा बेटा, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे बैलेंस करने में। तो मतलब ये है कि अगर तेरे को कितना मोल ऑक्सीजन, 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए, तो 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। तेरे को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे बेटा, कितना ऑक्सीजन चाहिए था? 3 मोल ना? हाँ सर. वहाँ पे 3 था कि 6 था, याद करो, लिखा है आपने रिएक्शन? हाँ सर, लिखा है. कितने मोल्स B2H6 को कितने मोल ऑक्सीजन चाहिए थे? 3. हाँ, तो 1 मोल के लिए 4 इलेक्ट्रॉन लगेंगे, तो 3 मोल के लिए बेटा 3 4 जा 12 इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे। हमने एक्चुअली पानी का स्टोइशियोमेट्री ना देख के हमको चार्ज देखना चाहिए था, यहाँ पे गलती कर दी अपन ने। क्या? कि पानी ऑक्सीजन बनाएगा, लेकिन ऑक्सीजन बनाने में इलेक्ट्रॉन्स सर, देखने थे पर ना। फराडे तो ऐसे डिफाइंड है ना, एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज. हाँ, तो वही तो, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ही देखने चाहिए ना इन दैट केस, तो और उचित है ये तो फिर। भाई 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए तो कितने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे? 4 मोल इलेक्ट्रॉन. मतलब पानी को 4 इलेक्ट्रॉन देगा, एक 2 पानी या 3 पानी, ऐसी तैसी करा है पानी, क्यों? क्योंकि अपने को तो स्टोइशियोमेट्री ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन की देखनी चाहिए थी, अपन ने एक्चुअली पानी की देख ली, समझ रहे हो? हाँ सर. तो यहाँ गलती कर दी हमने कंसेप्चुअल, हमको इसका हाफ रिएक्शन लिखना चाहिए था, कि 1 मोल ऑक्सीजन अगर तेरे को चाहिए तो कितना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से दिलवाना पड़ेगा, लेन देन करवाना पड़ेगा? 4 का। हेलो, यस सर. तो 1 मोल ऑक्सीजन अगर 4 के लेन देन से हो, एक ऑक्सीजन अगर 4 के लेन देन से होगी, तो 1 मोल 4 मोल इलेक्ट्रॉन्स के लेन देन से होगी, मतलब 4 फैराडे से होगी। हेलो, यस तो बेटा ये 12, 3 मोल के लिए 3 4 जा 12, 12 फैराडे चार्ज चाहिए। हेलो, यस सर. जहाँ आपने पानी का रिएक्शन लिखा है बेटा, वहाँ पानी का गिव्स O2 और H2 लिखा है ना, वहाँ पानी का ऑक्सीजन देने का हाफ रिएक्शन लिख दो, ये अपन ने गलती कर दी। ठीक है, और अब एक बार इसको फिर से चेक कर लेते हैं कि सर अगर चार्ज है 12 फैराडे, यानी कि ये आ गया फ़र्क अपना 96500 का, बराबर आई हो गया अपना 100, तो ये आ गया अपना टाइम, तो ये तो कट गया, ये अपना सिस्टम ठीक था 60 × 60 का। ये अगर इसको अपन 1000 मान रहे हैं 96500 को अप्रॉक्स करने के लिए, तो 2 जीरो कट गए, तो 6 1 जा 6 2 जा, देख ले रहा हूँ बेटा, 2 1 जा 1158. 2 3 जा, तो ये आ जाएगा बेटा 10/3। 10/3 कितना होता है? 3 पॉइंट कुछ आंसर होगा बेटा। आंसर 3 पॉइंट कुछ कौन सा ऑप्शन में? हाँ सर, अब तो हाँ, तो 3 पॉइंट ये कुछ ज़्यादा आ रहा है, तो अपन ने तो अप्रॉक्स भी किया है ना, 1000 माना है, तो उससे कम ही आएगा। 3.3 आ रहा है, 3.3 से कम आंसर होगा। तो बेटा अपन का ये जो 12 फैराडे, वहाँ पे अपन ने गड़बड़ कर दी, अपना आंसर बी आ गया। हेलो, अच्छा सवाल है। हेलो, यस सर. अब राइट है। यस सर. चलो अगला बोलो। सर, 7th वाला. चलो इसको दोबारा देख लेना, तो फिर अपना कॉपी में लिख भी लेना है ना उस हिसाब से। चलो 7th वाला क्वेश्चन पढ़ दो दीदी। The standard electrode potential E0 and its temperature coefficient D E0
naught by dt for a cell are 2 volt and minus 5 into 10 to the power minus 4 volt per Kelvin ठीक है, at 300 Kelvin respectively. The cell reaction is Zn solid plus CO2 plus aqueous is in equilibrium with Zn2 plus aqueous plus CO solid. अब देख बेटा, Standard reaction enthalpy in kilojoule per mole. अब देखो बेटा, ये एग्जैक्टली जेई का टॉपिक है बेटा। मतलब अगर ये मेंस में क्वेश्चन आया है तो इसको हम छोड़ भी सकते हैं, लेकिन इसका मैं फॉर्मूला, क्योंकि आपने किया है इसलिए आपका हक बनता है इसको जानने का। बेटा एक्चुअली यहाँ पे ना थर्मोडायनेमिक्स का रिश्तेदारी निभाई जा रही है किसके साथ? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ। और अपने कॉपी में डाल दो बेटा, अपने कॉपी में इस टॉपिक को डाल दो। ये कहलाता है बेटा वेरिएशन ऑफ ई सेल विथ टेम्परेचर, ये टॉपिक है प्रॉपर। हेलो, हाँ सर। चलो हल्का सा फटाफट हेडिंग डाल दो, फटाफट डाल दो कॉपी में, कहीं भी एक्स्ट्रा है ये हाँ सर, डाल दीजिए। हाँ, वेरिएशन ऑफ ई सेल विथ टेम्परेचर। अब देखो बेटा, टेम्परेचर। हाँ, अब बेटा गिब्स का हेल्महोल्ट्ज का इक्वेशन थर्मोडायनेमिक्स बताती है कि डेल्टा जी होता है डेल्टा एच, और आगे टी डेल्टा एच। माइनस टी डेल्टा एस होता है कि प्लस? अरे याद दिलाना यार, ये गलत बात है। थर्मोडायनेमिक्स नहीं याद तो पढ़ने का कोई अर्थ नहीं है। सर याद भूल गई। हाँ, तो फिर नहीं होना चाहिए ना बेटा, इसीलिए मैं एक्चुअली बेटा एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए इसलिए मना करता हूँ कि बेसिक भूलता है तो मतलब नहीं है ना बेटा, वो कॉन्फिडेंस खराब ही हो जाएगा सवाल करते समय। तो सवाल तो छोड़ देना चाहिए, पर पूछ रहे हो तो कर लो। पर खैर पूछना मतलब फिर कॉन्फिडेंस खराब हो जाता है बेटा मास्टर का भी। चलो खैर, गिब्स हेल्महोल्ट्ज का इक्वेशन एक बार चेक करो फटाफट, इस बहाने में नोट्स खुल जाएंगे, जल्दी चेक करो। खोल दिए मैंने सर, एक सेकेंड। हाँ फटाफट, मुझे आंसर चाहिए। इससे मुझे ये भी समझ में आ जाएगा ना कि आपको कॉपी कितनी याद है। फटाफट वो पन्ना खुल जाना चाहिए। हालांकि माइनस प्लस भूल रहे हो तो बहुत गलत बात है। धोखे से मैंने तो रिएक्शन भी लिख दिया है, नहीं लिखना चाहिए था मुझे फॉर्मूला। अरे बोलो भैया, अरे सही लिखा हूँ भाई, खुद ही सोच, मैं लिखा हूँ। हाँ सर, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। हाँ, तो सबसे पहली सच्चाई है कि आपको कोई हक नहीं है पढ़ने का, है ना, लेकिन क्योंकि सवाल किए हो तो मैं कहानी कर दे रहा हूँ। तो बेटा ये होता है गिब्स हेल्महोल्ट्ज का इक्वेशन। अच्छा, अब थर्मोडायनेमिक्स बताती है कि जो एंट्रोपी चेंज होता है ना, एंट्रोपी चेंज गिब्स फ्री एनर्जी से भी रिलेटेड है। लेकिन कैसे? अगर आप गिब्स फ्री एनर्जी को चेंज करते हो, ऑब्वियसली ये टेम्परेचर के साथ जब चेंज होगी तभी टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करोगे। तो अगर डेल्टा जी को बेटा आप डिफ्रेंशिएट करते हो विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? टेम्परेचर, तो मैथमेटिक्स क्या कहती है? डी बाई डी टी कर दो डेल्टा जी का। हेलो, लेकिन वही वाली बात है, अगर आप टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में काम कर रहे हो तो थ्योरी कहती है तुमको प्रेशर कांस्टेंट रखना पड़ेगा सिस्टम का। तो मैं जानकारी दे रहा हूँ तो पूरी दे रहा हूँ। तो ये डेल्टा जी जब एक फंक्शन होता है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो उसके वो जब टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में उसको फंक्शन देखते हैं तो बाकी के वेरिएबल कांस्टेंट रखते हैं, मतलब खास तौर पे प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं। हेलो, ये डिफाइंड है, ये डेफिनेशन है। हेलो, छापा? हाँ सर। तो डेल्टा एस, अच्छा एक सेकंड, एक चीज़ थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दी है, यहाँ पे माइनस साइन आएगा बेटा। एंट्रोपी चेंज इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी बाई डी टी ऑफ डेल्टा जी। हेलो, कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट। हेलो, हेलो, यस सर। अच्छा हटा दूँ? हाँ सर। बस बेटा, अब आगे बढ़ता हूँ बेटा मैं। अब मैं इक्वेशन 1 से ही काम कर रहा हूँ, तो आप लिख सकते हो बाय इक्वेशन 1। तो बेटा इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस माइनस हो जाएगा प्लस टी टाइम्स ऑफ डी बाई डी टी ऑफ डेल्टा। डेल्टा जी। कोई दिक्कत? नहीं सर। लिख लिया। हाँ सर। अब हमको एक्चुअली किसके साथ रिलेट करना है? सेल के पोटेंशियल के साथ। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आपको पता है डेल्टा जी को ई सेल से कैसे रिलेट करते हैं? माइनस एन एफ ई नॉट सर। याद है?
अगर मैं डेल्टा जी लिख रहा हूँ तो ई नॉट लिखूंगा कि ई सेल लिखूंगा? ई नॉट। और डेल्टा जी नॉट लिखूंगा तो ई नॉट हो जाएगा। सब में नॉट लगा दूंगा, और मैंने किसी में नॉट नहीं लगाया इसलिए यहाँ भी नहीं लगा रहा हूँ। हेलो, हाँ सर। छापो तो, हाँ बोलो। हाँ सर। चलो, हटा रहा हूँ मैं पूरा। ठीक है, आपने इतना लिख लिया है। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आपके पास मैथ्स इतनी लिख गई है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ाओगे बेटा तो अब फिर खुद से सोचो। सर, आपने डेल्टा जी लिखा हुआ है सबसे पहले, तो उसको भी चेंज कर दो। वो क्या हो जाएगा? माइनस एन एफ ई सेल, मैं ई लिख दे रहा हूँ बस, बराबर डेल्टा एच। फिर सर एन और एफ तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो ये माइनस है तो माइनस के साथ बाहर आएगा, तो माइनस एन एफ, और ये टी तो बाहर था ही, और ये आ जाएगा बेटा डी बाई डी टी ऑफ ई, या ई सेल। हेलो, यस सर। ये एक्चुअली कहलाता है बेटा टेम्परेचर कोफिशिएंट। हेलो, हाँ सर। हेलो, यस सर। अच्छा, तो अब आपको इंग्लिश में यही दिया हुआ है कि भैया अब ये ई को ई नॉट मान रहा है, तो कह रहा है द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अब मैं सवाल पढ़ रहा हूँ है ना, एंड इट्स टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट मतलब सेल का चेंज होना विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, डी बाई डी टी है, ये स्टैंडर्ड की बात कर रहा है। कहता है किसी सेल के लिए ई नॉट का वैल्यू ये है और ये वाला वैल्यू ये है ना, और टेम्परेचर भी दिया हुआ है तेरे को। तो बेटा तेरे को क्या क्या पता चल गया है? आपको पता है, मैं उसको मार्क करता जाता हूँ, आपको ये टेम्परेचर कोफिशिएंट पता है, आपको ई नॉट का वैल्यू पता है, आपको टेम्परेचर पता है 300 केल्विन का है, एन पता है। आपको एफ पता है, आप एन यहाँ से रिएक्शन को देख के बता सकते हो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं, 2। तो आपको एन पता है, यहाँ पे भी आपको एफ पता है, तो बेटा डेल्टा एच आ जाएगा। हाँ सर। वही पूछा है, यस। मैथ्स लगानी पड़ेगी भैया। हेलो, हाँ। चलो आपका काम है आगे का, हटा दूँ? यस। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं चाहता बेटा आप ये सब जब थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूले में दिक्कत आए तो भैया नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली बेटा आखिरी समय ना भूल जाता है। मैं इसलिए सब बताने के बहुत इंटरेस्ट में भी नहीं रहता। आगे बोलो, और फर्दर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। किलो जूल में आंसर है, आप सगली चीज़ों को जूल में पुट किए हो तो बटा 1000 करना पड़ेगा, तो किलो जूल में आएगा। ठीक है, और बोलो। और वैसे पता है सच्चाई, ऐसा सवाल छोड़ने के लिए भी होता है। पूछ क्यों? तेरे को सगले फॉर्मूले याद भी हों तो मास्टर पुट करके कैलकुलेट करने में बहुत समय लग जी, छोड़ने के लिए होता है। और बोलो। सर एट्थ वाला। एट्थ वाला देख लो बेटा, एट्थ वाला सवाल पढ़ो। सर एट का। हाँ जी, और क्या? इन द सेल प्लैटिनम सॉलिड H2 गैस। सर ये मुझे समझ में नहीं आया, सॉल्ट ब्रिज है कहाँ इसमें? सॉल्ट ब्रिज बेटा है नहीं, सॉल्ट ब्रिज इसमें मिस प्रिंटेड है, कॉमन सेंस में होना चाहिए सॉल्ट ब्रिज। सामने देखो भाई, तुमको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दे रहा है वो एज कैथोड, क्यों? क्योंकि वो पहले लिखा है। और ये वो तो HCl के बाद होएगी। अरे रह जाना, अब बता रहा हूँ तो सुन ले भाई। हाइड्रोजन प्लैटिनम सॉलिड में हाइड्रोजन गैस पास की, तो वो जीरो से किस स्टेट में जा रहा है? +1। ये तो दिख रहा है ना, ऑक्सीडाइज हो रहा है। हेलो, यस सर। रिड्यूस कौन हो रहा है? सिल्वर +1 से 0 में जा रहा है, अब दिखा रिड्यूस हो रहा है। हाँ तो सर। सॉल्ट ब्रिज नहीं बनाएगा पागल हो जाओगे फिर आप। भाई मिसप्रिंट होता है इसमें, कॉमन सेंस और किसको कहते हैं? तो अरे ये डंडे को डबल डंडा मान लो, सवाल ना करोगे इस चक्कर में। हेलो, हाँ सर। ठीक है। तो भाई मेरे ये हो गया ऑक्सीडेशन हाफ, ये हो गया रिडक्शन हाफ, सॉल्ट ब्रिज मिल गया। इसका तेरे को सेल पोटेंशियल दे रहा है, कह रहा है जब व्हेन 10⁻⁻6 मोलैलिटी दी है HCl सोल्यूशन इज यूज, मतलब ये HCl सोल्यूशन का आपको कंसंट्रेशन भी बता रहा है, मोलैलिटी हालांकि बता रहा है, ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। कहता है द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ AgCl, मतलब ये जो एक्चुअली AgCl सॉलिड से Ag का जो इलेक्ट्रोड है ये अजीब क्यों है? क्योंकि एक्चुअली हम क्या करते हैं, मेटल को गाड़ते हैं उसके सोल्यूशन में। अच्छा, तो ये जो सोल्यूशन बना है ना, ये Ag+ के आयंस को आराम से नहीं आने दिया गया है। जो सॉल्ट यूज़ किया गया है Ag+ आयन क्रिएट करने के लिए, इसमें आयनिक इक्विलिब्रियम लगा दी गया है। कैसे? क्योंकि AgCl एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट ऐसा नहीं कि कुछ भी आयंस नहीं देगा, लेकिन हाँ बहुत कम देगा। लो,
हेलो। हाँ सर। तो यहाँ पे सारी कहानी हो जाएगी बेटा, ये जो Ag प्लस का कंसंट्रेशन है ना वो निकालने पे। क्यों? क्योंकि उसका कंसंट्रेशन निकालने के लिए तेरे को आयनिक इक्विलिब्रियम लगाना पड़ जाएगा। आयनिक इक्विलिब्रियम में सॉल्युबिलिटी ऑफ अ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का टॉपिक ऐसे ही बहुत महान होता था। हेलो। हाँ सर। तो आइए, हालांकि अगेन ये सवाल बोर्ड में मेंस में छोड़ देना चाहिए, पर खैर पूछे हो तो करते हैं इसको। अब की बात है, अपने को ऐसे ऐसे इसे इंग्लिश में कहा जाता है, केमिस्ट्री के टॉपिक में कहा जाता है मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन, सॉरी, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। हेलो। हाँ सर। मतलब मेटल अपने आयंस में घुला है लेकिन आयन को देने वाला सॉल्ट स्पेरिंगली सॉल्युबल है। हेलो। यस। अब ऐसे, लेकिन अल्टीमेटली थोड़ा बहुत तो घुलेगा और थोड़ा बहुत तो पोटेंशियल देगा, और उसका पोटेंशियल और दो दूसरे पोटेंशियल को जोड़ोगे तो करंट भी बहेगा। तो आपको इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालने को बोल रहा है। हेलो। हाँ सर। और ये भी रिडक्शन पोटेंशियल, ये कैसे पता? क्योंकि वो आपको कह रहा है AgCl से Ag का बताओ। अब Ag के बाद कॉमा करके Cl माइनस क्यों लिखा है? कॉमा करके Cl माइनस इसलिए लिखा है क्योंकि वो ये बता रहा है आपको कि ये जो हमने AgCl प्रोड्यूस किया है, ये कहीं अलग से Cl माइनस आयन और डाले हैं हमने। हेलो। हेलो। यस सर। अच्छा, इसको थोड़ा सा आप समझा देता हूँ मैं आपको। देखो कहानी, देखो यहाँ पे क्या करना है अपने को। इतनी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। डेटा लिख लिया आपने पूरा? मैं पूछूंगा, मतलब मैं वाइट बोर्ड में आ रहा हूँ क्योंकि अच्छे क्वेश्चंस माने जाते हैं। आगे बढ़ जाऊं? यस सर। चलो। अब बेटा यहाँ पे हम मान ये रहे हैं कि हमारा कैथोड कौन है? Ag प्लस इलेक्ट्रॉन लेके बदल रहा है Ag में। हेलो। यस सर। लेकिन ये जो आयन है Ag प्लस, ये हमको आराम से नहीं मिला। ये हमको Ag प्लस, वैसे कोई इलेक्ट्रोलाइट होता तो आराम से देता, ये हमको मिल रहा है कठिनाई से। कैसे? AgCl सॉलिड जो भी थोड़ा बहुत घुल रहा होगा वो दे रहा होगा, उसमें जो भी आएगा Ag प्लस वो इलेक्ट्रॉन खाएगा और बनाएगा Ag। सर इसको बैलेंस कैसे करेंगे? बेटा दूसरी तरफ Cl माइनस आयन लगा दो। हेलो। यस सर। हेलो। हाँ सर। ठीक है, हटा दूं इसको? सर एक। यस। अच्छा, नेक्स्ट, ये तो हो गया सर रिडक्शन हाफ। अच्छा, ऑक्सीडेशन किसका होगा? ऑक्सीडेशन होगा सर, हाइड्रोजन जो गैस है वो बदल रहा है H प्लस में। इसको बैलेंस करोगे तो ये दो, और यहाँ पे आ जाएंगे दो इलेक्ट्रॉन। हेलो। हाँ सर। मतलब इस सेल रिएक्शन लिखोगे दोनों को ऐड करके तो नीचे वाले इक्वेशन को 2 से इनटू करना पड़ेगा ताकि ये भी दो इलेक्ट्रॉन हो जाए। यस सर। इतना लिख लो बेटा पहले। हो गया सर। आगे बढ़ूं? आगे बढ़ूं? यस सर। अब इन दोनों से जो सेल बनेगा उसका सेल पोटेंशियल दिया हुआ है। ई सेल दिया हुआ है ना भाई, ई सेल दिया हुआ है ना? 0.92 वोल्ट। ई सेल दिया हुआ है 0.92 वोल्ट। तो ई सेल बराबर ई नॉट सेल। ई नॉट सेल क्या हो जाएगा? ई नॉट कैथोड, और वही तो निकालना है। हेलो। हाँ सर। माइनस ई नॉट एनोड, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? 0। माइनस 0.059। कितने इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन हो रहा है बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन्स। दो बेटा।
बेटा ये 2 दे रहा है, 2 ले रहा है, तो लेन देन तो 2 का हो रहा है ना, जोड़ थोड़ी दोगे। हेलो। हाँ सर। इनटू लॉग ऑफ। अब बेटा लॉग लिखते हैं, रिएक्शन का लिख रहे हो तो रिएक्शन का क्यू। अच्छा, रिएक्शन का क्यू क्या लिखोगे सर? सॉलिड तो इम्पैक्ट नहीं करता, तो ऊपर क्या आ जाएगा? H प्लस आयन के कंसंट्रेशन का स्क्वायर इंटू Cl माइनस आयन के कंसंट्रेशन का स्क्वायर, हेलो, यस सर। अपॉन कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि सर ये प्योर सॉलिड है और ये भी सर इसका ये तो बहुत थोड़ा सा घुल रहा है ना, हेलो, यस। तो वो थोड़ा सा कंसंट्रेशन इज निग्लिजिबल, हेलो, इट विल नॉट इम्पैक्ट, हेलो, यस। हेलो। हाँ सर। सर बस मेरी आवाज नहीं आ रही? नहीं, चलो अब अभी अभी तो आ रही है बेटा, इतनी बात हो गई। हाँ। अब यस। अब ये बताओ सर, अब सारी जिम्मेदारी रह गई HCl के कंसंट्रेशन की, क्योंकि HCl का ही तो कंसंट्रेशन का स्क्वायर करना है। हाँ। HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो पूरा पूरा टूटेगा, तो H प्लस भी उतना होगा जितना HCl का कंसंट्रेशन है, और Cl माइनस आयन भी उतना होगा जितना HCl का कंसंट्रेशन है, हेलो। यस सर। बस सॉल्व कर दो अब इसको, मतलब आओ देखें। सर 10⁻⁻⁶ दिया है तो -12। लेकिन बेटा वो मोलालिटी है, और अब वो मोलालिटी को आप कंसंट्रेशन कैसे मान सकते हो? उसके लिए हालांकि आपने धोखे से कर दिया और धोखे से सही भी होगा, पर एडवांस में इसमें भी खेल सकता है। वो कैसे भाई? मोलालिटी है, मोलारिटी थोड़ी। मोलैरिटी लेकिन का। हाँ, डाइल्यूट सोल्यूशन के केस में मोलालिटी और मोलारिटी लगभग बराबर होता है, हेलो। हाँ और सर। डाइल्यूट कब मानते हैं? जब 10⁻⁻⁷ के आसपास का डेटा हो, हेलो, यस। क्योंकि उतना तो पानी भी दे देता है, हेलो। लेकिन पानी के भी इंक्लूड करने पड़ जाते एकदम, वो आयनिक इक्विलिब्रियम याद है? H प्लस गिवन बाय पानी ऑल्सो कैन बी टेकन पीएच के कैलकुलेशन में। यस सर। हाँ हाँ हाँ। तो पानी वहाँ पे H प्लस आयन के कंसंट्रेशन में पानी के भी लेने पड़ते हैं, लेकिन कब? जब 10⁻⁻⁷ या उससे कम हो। ये तो -6 से बचा दिया आपको, हेलो। हाँ सर। लेकिन कम है, क्योंकि इतना 10⁻⁻ बहुत कंसंट्रेशन तो नहीं होता, मतलब डाइल्यूट, ये भी आपको हिंट कह रहा है, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम चैप्टर में बता था कि 10⁻³ याद है ना, और 10⁻³ 3 में प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है, -3 में रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा है, याद है? हाँ तो सर। ये तो -3 से भी गया गुजरा है, तो मतलब इसको डाइल्यूट भी मान लिया मैंने। बात समझ रहे हो? आपने तो धोखे से कह दिया, कॉमन सेंस है, वहां पे भी बड़े सवाल बन सकते हैं, हेलो। सर आ गया आंसर। लो, मतलब ये सब मेरी कहानी सुनी नहीं रही थी, ठीक। हो गया सॉल्व, हटा दूं? हाँ सर। हटा दूं? ठीक यस सर। है, एक सेकंड एक सेकंड, हाँ इंग्लिश पढ़ो। The decreasing order of electrical conductivity of the following aqueous solution is। बस छोड़ दो, अब आपको कंडक्टिविटी बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहली बात करते हैं, कंसंट्रेशन सबकी बराबर है, तो मतलब हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है, जो कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी, यानी कि कंडक्ट करने की जो भी कैपेसिटी होती है, वो कंसंट्रेशन के बढ़ाने से घटती है, हेलो। डाइल्यूशन से बढ़ती है ना, हेलो। हाँ। अच्छा, क्यों? क्योंकि आयन साइनस अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन इसने कंसंट्रेशन का फैक्टर को ही खत्म कर दिया, क्योंकि कंसंट्रेशन सबका बराबर है, हटा, हेलो। हाँ सर। तो सारी की सारी जिम्मेदारी अब क्या आ गई भैया? जो कंसंट्रेशन मेरी वो कंसंट्रेशन तुम्हारी, तब तुम ये तो छोड़ ही दो, मतलब कि प्लस माइनस अट्रैक्ट करेंगे, वो उसने कंसंट्रेशन बराबर करके आपको समझा दिया, ठीक है। अब बात क्या रह गई सर? जो ज़्यादा टूटेगा वो ज़्यादा आयंस देगा, तो ज़्यादा कंडक्ट करेगा, मतलब अब बात आ गई इनकी बिहेवियर ऑफ डिसोसिएशन पे। जो ज़्यादा डिसोशिएट करेगा वो ज़्यादा आयंस बनाएगा, जो ज़्यादा आयंस बनाएगा वो ज़्यादा कंडक्ट करेंगे, हेलो। यस सर। ठीक है। अच्छा नहीं बेटा, जो ज़्यादा आयंस बनाएंगे, कंसंट्रेशन उनके आयंस की ज़्यादा हो जाएगी यार, और आयंस की कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगी तो कंडक्टिव तो घटेगी ना बेटा, हेलो, बस। यस। हेलो। हाँ सर।
तो मतलब अगर ये वाले, हाँ ये तो खेल गया फिर इस हिसाब से, तो चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो फॉर्मिक एसिड ज़्यादा टूटेगा कि एस्टिक एसिड की बेंजोइक एसिड? अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ले जा रहा है आपको। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्कोहल चैप्टर तो पढ़ चुके हैं हम, हमें पता है कि सर जितना ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट लगाते जाओ, अच्छा खैर यहाँ इफेक्ट की बात करनी पड़ेगी बच्चों, आओ बेटा आओ दिखाऊँ मैं आपको। ये है फॉर्मिक एसिड, ये लेकिन ऑर्गेनिक कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ेंगे हम नोट्स में भी, पर खैर बता देता हूँ अभी। ये हो गया एस्टिक एसिड। फॉर्मिक एसिड और एस्टिक एसिड में कौन स्ट्रॉन्ग एसिड होगा बेटा? अल्टीमेटली एसिड वो होगा सर जो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी क्या ले, क्या दे, H प्लस वो देगा जिसका ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले ले, ऑक्सीजन वो इलेक्ट्रॉन लेगा जिसको भूख ज़्यादा लगी हो। यहाँ पे CH3 का प्लस आई भूख कम करेगा। हाँ सर। तो A और B में इंडक्टिव इफेक्ट के कारण कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है? ए। हेलो, ठीक है। यस सर। अच्छा, तो अगर A ज़्यादा कंडक्टिंग, A ज़्यादा आयंस बनाएगा B से, हेलो। लेकिन यार एक चीज़ और सुन लो बेटा, एक्चुअली ये ऑर्गेनिक एसिड है बेटा, तो ये तो ऑलरेडी कम टूटेंगे। हाँ सर। अगर ये कम टूटेंगे तो इनका भाई कंडक्ट करने के लिए आयंस तो चाहिए ना, तो ऑलरेडी आयंस कम देंगे। तो यहाँ पे ना आप वो वाली बात छोड़ ही दो फिर, कौन वाली? आयंस का अट्रैक्शन तो तब दिक्कत करता है जब आयंस ज़्यादा होते। यहाँ तो ज़्यादा छोड़ो, डिसेंट भी नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ओके वीक है। तो यहाँ पे बेटा वो कंसंट्रेशन वाला ग्राफ नहीं सोचना है, यहाँ पे यही देखना है कि जो ज़्यादा आयंस देगा कम से कम दे तो, तब ना कंडक्ट करेगा। ठीक है, यस। ठीक है। तो यहाँ पे अल्टीमेटली ये वो वाली बात मैं लैम्डा एम और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन हटा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ कंसंट्रेशन ऐसे ही ज़्यादा नहीं है, यहाँ ऐसे ही कमी है। तो कमी के केस में तो आयंस चाहिए भैया, ठीक है। तो जो ज़्यादा टूटेगा वही अच्छा कंडक्टिंग होगा। तो A और B में कौन अच्छा कंडक्टिंग होगा? A, हेलो। ऑप्शंस कुछ एलिमिनेट इसी आधार पे कर देता हूँ मैं। A और B में A कंडक्टिंग है, तो फर्स्ट कट गया। A और B में A कंडक्ट, बाकी सब में ठीक है। अब C से कंपेयर करना पड़ेगा, मतलब सिर्फ एक कट अपना, हेलो। यस सर। ठीक है। अब एक्चुअली मैं ये बचा इसलिए रहा था बेटा क्योंकि यहाँ मुझे और ऑर्गेनिक बतानी पड़ जाएगी। फॉर्मिक एसिड में कुछ नहीं लगता, लेकिन बेंजोइक एसिड में बेटा एक्चुअली क्या कहानी हो जाती है कि इंडक्टिव इफेक्ट रेजोनेंस से ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है, पता ही होगा। हेलो, अरे बोलना, अरे बोलो, हेलो। हाँ सर। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट रेजोनेंस से ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है। यहाँ पे रेजोनेंस लग रहा है एक्चुअली, कैसे देख लो। बेंजीन रिंग पे COO क्या करता है? -R लगाता है। क्यों -R? मैंने रटाया भी है। बेंजीन रिंग से अगर कोई एटम जुड़ा है उससे फर्दर इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ा है तो वो तो खींचेगा रिंग से, हेलो। यस सर। तो बेटा अगर COOH रिंग के लिए -R है तो रिंग COO के लिए तो +R हो गई। यस सर। समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो मेरी बात? हाँ सर। तो बेटा एक्चुअली यहाँ पे फॉर्मिक एसिड में तो कुछ नहीं हो रहा, बेंजोइक एसिड में तो रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। किसको? कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप को। इसको तो और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिल गए थ्रू रेजोनेंस, एंड हेंस फॉर्मिक एसिड और बेंजोइक एसिड में कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है? फॉर्मिक एसिड। तो सबसे ज़्यादा A, फिर C, फिर B। अब आप कहोगे सर क्यों B, क्यों अभी भी क्यों हाँ हटा दिए? इसीलिए मैंने कहा ये ऑर्गेनिक की बात थी बेटा। एक्चुअली ये +R भले दे रहा है, लेकिन इंडक्टिव से बेंजीन खींच भी तो रहा है -I। यस सर। तो ये तो सर अब एक्चुअल एसिडिक नेचर कंपैरिजन की बात हो जाएगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभी हम जब अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बोक्सिलिक एसिड पहुंचेंगे तो इसके लिए एक्चुअली बेटा आपको एसिटिक एसिड के लिए, इनफैक्ट हर अल्काइल, हर एलिफेटिक एसिड के लिए, मतलब RCOOH के लिए, हर RCOOH बेंजोइक एसिड से वीक ही होता है कि केवल फॉर्मिक एसिड जीतता है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली तुम -I भी तो लगा रहे हो ना, हेलो।
फिर कुछ लोग विवाद कर देते हैं, नहीं सर रेजोनेंस ज़्यादा डोमिनेट होगा, अल्टीमेटली तो प्लस आर तो लगा ही रहा है। लेकिन वही वाली बात है, जब दो डोमिनेटिंग बिहेवियर थ्योरी के वो कर जाते हैं, काउंटर कर जाते हैं, तो फिर एक्सपेरिमेंटल डेटा मदद करते हैं। और इसके लिए हमें एक ऑर्डर एनसीईआरटी, हम क्या है ये इतनी बात तो एनसीईआरटी बताती है। हेलो, तो आंसर हो गया अपना सबसे अच्छा ए, फिर सी, मतलब C3 होगा, चेक करो। Yes, sir. अच्छा, और ये आपको भिड़ा भी नहीं रहा। ये अगर आप मान लो ये सोचते कि अरे सर लेकिन फिर आपने वहाँ तो बोला था कि कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन, तो यहाँ पे आयंस का कंसंट्रेशन तो ज़्यादा होगा। भले अपन ये बात समझ लिए कि ये तो ऑलरेडी आयंस कम देखते हैं तो हाँ कंसंट्रेशन नहीं देखना, पर अगर आप ऐसा सोचते भी कि जिसका कंसंट्रेशन कम, तो बेटा वैसा कोई ऑप्शन भी नहीं जिसमें बी को ज़्यादा बोला हो फिर सी को फिर ए को, देखो नहीं है कि जिसमें बी सबसे ज़्यादा हो। हेलो, हाँ सर. मतलब इसने आपको उस बात पे भिड़ाया भी नहीं। अगर आप इसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के वो कंसंट्रेशन वाले टॉपिक से अगर सोचते तो ये आपको ऑप्शन से देता भी नहीं। तो मतलब वो आपको कह ही रहा है कि आपको सिर्फ ये देखना है कि कौन ज़्यादा आयन दे रहा है। हेलो, Yes, sir. और बोलो। Sir, 22. क्वेश्चन नंबर 22, पढ़ो इंग्लिश। What would be electrode potential for the given half cell reaction at pH 5? ये तो बन जाएगा बेटा, बताऊँ ये? सर, आपने pH का जो फॉर्मूला बताया था कि 0.0 नहीं माइनस नहीं 0.0. नहीं नहीं, वो तो सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था दीदी, ये तो पूरा पूरा सेल है ना। कभी को नोट्स भी खोल के देख लिया कर, वो केवल हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए जनरलाइज्ड फॉर्मूला था जो एनसीईआरटी में दिया था। हेलो, सर. वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था, ये पूरा पूरा सेल रिएक्शन हो रहा है। नर्स्ट इक्वेशन दिमाग लगा के लगाना पड़ेगा पूरा। ई सेल बराबर ई नॉट सेल, ई नॉट सेल में आपको रिडक्शन दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि वो हाइड्रोजन का हो रहा है तो वो ज़ीरो हो जाएगा। तो मतलब ई नॉट दिया हुआ है। हेलो, Yes, sir. और Minus इक्ल 0.0. अरे कोई सेल इक्विलिब्रियम में आ गया है तो ई सेल ज़ीरो हो जाएगा उसका, तो नर्स्ट इक्वेशन लगाओगे ज़ीरो बराबर ई नॉट सेल, ई नॉट सेल हो जाएगा ई कैथोड जो कि दिया हुआ है आपको 1.23, माइनस ज़ीरो क्योंकि ऑक्सीडेशन उसका हो रहा है तो ये हो गया आपका ई नॉट सेल। हेलो, हाँ सर. माइनस 0.059 अपॉन कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है? 4. इनटू लॉग ऑफ, अब यहाँ पे क्या करोगे, H प्लस आयन के कंसंट्रेशन की पावर 4, Yes. बस। अब इसको लगा दो तो H माइनस लॉग ऑफ H प्लस को आप पीएच बना दो, और ये 4 को यहाँ काट दो, 4 4 को, Yes, sir. तो ये तो सीधा आंसर आ गया बेटा। ये आ जाएगा -1.23 चला जाएगा उधर और अपॉन हो जाएगा 0.05, क्योंकि ये माइनस के साथ तो पीएच बन जाएगा ये। तो पीएच आ जाएगा आपका, ये हटा दो, 5 से डिवाइड करना पड़ेगा तो मतलब -5 2 जा 10, 5 4 जा 20.6, -24 पॉइंट कुछ। देखो ये क्या है, ऑप्शन तो दिए नहीं है। नहीं सर, ये वो सब्जेक्टिव वाला है. तो क्या आंसर है मतलब देखो, जो लास्ट क्वेश्चन आंसर देखो। सर 1.53 या फिर 1.52. ये मैं अपना तो कुछ और आ रहा है, कैसे चेक करो क्या गलत किया है? सर मेरा आ गया. कैसे? सर वो माइनस लॉग ऑफ H प्लस को pH मानेंगे तो प्लस आ जाएगा बीच में. तो तो 1.23 प्लस 0.06 मतलब 0.59 को मैंने 6 मान लिया इंटू 5 pH. अच्छा, मैं 0.05 को 0.05, इसको 0.06 मानूंगा ना, लेकिन फिर भी यार, हाँ तो आगे 0.059 को 0.06 मान के और जो सर एक मिनट में पेन यूज कर लो. हाँ करो, क्योंकि मेरे हिसाब से तो आंसर नहीं दिख रहा मुझे भाई। वो मान लो कर ही दिया मैंने, -123/6 हो जाएगा, तो 6 2 जा 12, 60 पॉइंट कुछ आंसर आ रहा है।
ये जो 1.23 दिया है और जो माइनस लॉग ऑफ H प्लस है इसको pH मान लिया तो प्लस आ जाएगा बीच में। तो और pH 5 रख दो, 5 इंटू 0.59 प्लस 1.23। क्या 5 pH की वैल्यू रख दी इंटू 0.059 प्लस 1.23। तो आंसर आ गया 1 पॉइंट। और जब मैंने इंटू किया 0.0 भाई मैंने अभी अपन यहाँ तक 0.059 पहुँचे, रुक जाओ, अभी अपन यहाँ तक पहुँचे कि 0 बराबर 1.23 प्लस 0.06 इंटू पी एच, यहाँ तक पहुँचे। हाँ सर। तो पी एच आ गया -1.23 अपॉन 0.06, यही ना आया। यस सर। तो ये कहाँ हुआ, ये मान लो मैंने डेसिमल हटा दिया तो -123। तो सर 0.06 को इंटू 5 भी तो करेंगे। काहे का 5 कहाँ है? सर pH 5 दिया है ना। तो पीएच अगर दिया है तो फिर निकालना क्या है? अच्छा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द हाफ रिएक्शन। ओके, नहीं यार, तो हाफ रिएक्शन के लिए अगर निकालना है तो अपने पास, अच्छा अपन ने बीच को माना नहीं क्या हाफ सर रिएक्शन? इक्विलिब्रियम दिया कहाँ पे? आपने इक्विलिब्रियम 0 कर दिया पर दिया नहीं है। अरे पागल, तो आप निकाल क्या रहे हो इन दैट केस? सर ई सेल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है भाई, ये है मान लो सर यहाँ +1 पे से। आपने 0 अच्छा, रखा ये है। हाफ रिएक्शन ही तो दिया है यार, हाइड्रोजन तो +1 में, तो +1 में ही है, ऑक्सीजन ना बस -2 से 0 पे जा रहा है। ओके, ये हाफ रिएक्शन ही दिया है, तो इसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विल बी इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो कि दिया है। ओके, -0.059 को आपने लिख दिया 0.06, और वो जो बाकी सब किया वो अपना सही था, तो ये हो जाएगा प्लस पीएच, और पीएच 5 दिया है। ओके, हाँ सर इसमें आंसर तो 1.23 में ऐड हो जाएगा 6 5 जा 30, 30 में 2 डेसिमल तो 0.3, 0.3। तो ये हो जाएगा 1.53। 1.53 आंसर वही है। ठीक है बेटा, सही है। अच्छा, मैं इसको सेल मान लिया था। ओके ठीक है, अच्छा है। चलो और बोलो। 24। 24 कहाँ है भैया, ये रहा। पढ़ो सवाल। चलो मत पढ़ो भाई, कह रहा है रिएक्शन ये है, एस एन और पी बी का रेशियो दिया है, कह रहा है द रेशियो ये व्हेन द सेल अटेन्स इक्विलिब्रियम। इसमें बताना है ये कि हो जाएगा, आसान सा है। सर मैंने किया था पर मेरे आंसर आ ही नहीं रहे, तो मैंने 2 बार किया फिर भी नहीं। चलो भैया, फिर जैसे बेटा अपन भाई कभी भी सवाल में आंसर इसलिए नहीं आता क्योंकि हड़बड़ी मचाते हैं, तो आप तो कम से कम पेन कॉपी में करोगे तो नहीं होना चाहिए। चलो कर लेते हैं। अगर सेल इक्विलिब्रियम में आ गया तो ई सेल 0 हो जाएगा, हाँ सर। बराबर ई नॉट सेल। ई नॉट सेल क्या हो जाएगा? ई नॉट कैथोड, कैथोड कौन है? लेड। तो लेड का कितना दिया हुआ है? +2 से 0, रिडक्शन पोटेंशियल ये, तो -0.13। माइनस एनोड, एनोड का दिया हुआ है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.14। ये हो गया ई नॉट सेल, -0.06 अपॉन 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा इनटू लॉग ऑफ, लॉग में जो ऑक्सीडाइज करता है वो आ जाएगा ऊपर, यानी कि एस एन आ जाएगा ऊपर। ये जो रेशियो है इसको अगर मैं क्यू कह देता हूँ या के कह देता हूँ तो यही ये रेशियो होगा। हाँ बोलो सर वो आपने प्लस क्यों किया 0.14 के आगे? बेटा, फॉर्मूला क्या होता है? ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड है -1.3 और एनोड है माइनस, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ना, कैथोड माइनस एनोड होता है ना। नहीं समझी? हाँ सर। अरे कैथोड माइनस है, समझ गई ना? हाँ सर। हाँ, तो प्लस ना हो जाएगा। तो ये कितना आ गया आपका? ये आ गया आपका प्लस में आ गया, 14 में 13 गया तो 0.01 प्लस में बचा, तो यहाँ पे आ गया प्लस में 0.01, और ये इसको इधर ले लो तो ये आ जाएगा 0.03, और ये हो जाएगा लॉग ऑफ के मैं उसी को कह रहा हूँ जो रेशियो है। तो ये तो ख़त्म हो गया बेटा, के आ गया, लॉग के आ गया आपका 1/3 है। ओ सर बहुत
पड़ेगा, तो वहाँ पे मैं तो माइनस के आ गया आपका 10⁻⁴ मतलब क्यूबिक रूट ऑफ 10। नहीं आंसर ये। कर आंसर तो 2.13 है। हाँ तो क्यूबिक रूट ऑफ 10 निकालना पड़ेगा ना भाई। 10⁻, भाई लॉग के आया 1/3। अच्छा आपको यही पूछा है ना बस, हाँ तो मतलब के ही पूछा है। तो लॉग ऑफ दिस अगर 1/3 है आंसर आ गया। तो 10⁻⁴ √10। ये क्या होगा भाई? 2 × 2 × 2 × 4 2 × 8। तो 2 से कुछ ज़्यादा होगा यार, लेकिन ये निकालोगे कैसे? क्यूबिक रूट ऑफ 10 2.1। निकालने आता है? इतनी मैथ्स आती है? नहीं। क्यूबिक रूट ऑफ 10 कैसे निकालोगे? फॉर कैलकुलेटर तो चला लियो, मैं समझ पा रहा हूँ। हाँ सर। क्यूबिक रूट ऑफ 10 कितना आ रहा है, निकालो। 2.15। आंसर क्या है? यही है। गणित के मास्टर से पूछना, ठीक है। चलो और बोलो। सर इसके बाद 25, इसी के बाद चलो 25वां पढ़ो। 108 ग्राम ऑफ सिल्वर मतलब इज 1 मोल। डिपॉजिटेड एट कैथोड। 1 मोल। हाँ सर। इज डिपॉजिटेड एट कैथोड from AgNO3 aqueous solution by certain quantity of electricity. The रुक जाओ, volume in liter कितना इलेक्ट्रिसिटी लगेगी अगर 1 मोल डिपॉजिट कराना है तो? 1 Faraday. ठीक है आगे पढ़ो। The volume in liter of oxygen gas produced at 273 Kelvin and 1 bar pressure from water by same quantity of electricity. बताऊं सवाल अभी भी? नहीं सर। जो सबसे पहले बताया था आपको, पानी का ऑक्सीजन का हाफ रिएक्शन लिख लो, याद ही है। हाँ सर। कितना इलेक्ट्रॉन लगता है 1 मोल पानी रिलीज होने में? 4। याद है? हाँ सर। तो 1 मोल पानी अगर 4 फैराडे से होता है तो 1 फैराडे से 1/4 मोल पानी रिलीज होगा। यस सर। पानी के मोल्स पता चल गए, पानी सॉरी ऑक्सीजन के मोल्स पता चल गए। हेलो, यस। याद आया ना? हाँ तो सर। ऑक्सीजन के मोल्स पता चल गए कितने? 1/4। PV = NRT ऑक्सीजन में लगा दो, वॉल्यूम आ जाएगा, टेम्परेचर और प्रेशर दिया हुआ है। हेलो हाँ सर। और बोलो। 27। हम्म सर 27 मत बताइए, इसका चलो करने के बाद फिर आ जाएगा। और बोलो। हाँ सर 29। हम्म An acidic solution of dichromate is electrolyzed for 8 minutes using 2 ampere रुक current जाओ, as करंट per रुक जा। चार्ज कितना होगा? yes sir चार्ज कितना होगा? 8 into 60 into 2। हाँ ये सोच पा रही हो ना, 8 × 2 × 60। हाँ तो इसमें ये आपको पता चल जाएगा कितना चार्ज आएगा, ठीक है। क्यू आगे बोलो। 960 as per the following equation the amount of Cr3 plus बताओ ना octane अब। was सर एफिशिएंसी कैसे? अरे भैया, कहता है आपको ये तो बता दिया है कि आपने इतना चार्ज फ्लो कराया और उससे इतना ग्राम मिल रहा है, यस सर। तो Q करा के 0.104 मिल रहा है। यस सर। Q करा के कितना मिलता, ये तो प्रैक्टिकली इतना मिल रहा है। Q करा के कितना मिलता ये कौन बताता है थ्योरेटिकली? लास्ट इक्वेशन। नालायक। ZIT का लिख रहा हूँ, Z क्यों लिखूँ मैं? Z क्या होता है? E/F। हाँ सर। E क्या हो जाएगा? क्रोमियम के लिए काम करना है आपको, तो क्रोमियम का एटॉमिक मास दिया भी हुआ है, तो क्रोमियम के लिए E क्या हो जाएगा? इसका मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। हाँ सर।
लेकिन वैलेंसी फैक्टर अगर आपको क्रोमियम का निकालना है तो वैलेंसी फैक्टर तो कह रहे हैं दिख भी रहा है, कितना यूज़ करना पड़ेगा? नहीं वैसे नहीं यार, 2 के लिए 6 है ना, 1 के लिए तो 3 ही होगा। हेलो Yes, sir. नहीं यार, एक सेकेंड एक सेकेंड, इसमें रुक जाओ, बल्कि वैलेंसी फैक्टर द अमाउंट ऑफ सी आर प्लस 3 ऑब्टेन्ड वॉज इतना। हाँ ठीक है, नहीं बेटा इसके लिए 3 ही हो। फॉर्मूला में मतलब ये आगे सिम ड्राइव कर दीदी सकते ये हैं। सिम दीदी ये सिंपल ही है, फैराडे का फर्स्ट लॉ है। इक्विवेलेंट भी निकालना पड़ता अरे है तो ना, इक्विवेलेंट ही तो बात नहीं है। सोचने मदद कर रहा हूँ मैं आपकी। इक्विवेलेंट कायदे से किसके लिए निकालना है? जिसका एटॉमिक मास पुट कर रहे हैं। किसका एटॉमिक मास पुट कर रही हो? क्रोमियम का। तो वही तो सोचने मदद कर रहा था मैं। यहाँ पे रिएक्शन में 6 इलेक्ट्रॉन दिए, लेकिन ये तो 1 मोल इसके लिए है। यहाँ पे क्रोमियम भले +6 से +3 में जा रहा है, तो एक को तो 3 ही का करना पड़ रहा है ना, और तुम तो 1 ही का मोलर मास पुट कर रहे हो ना, तो यहाँ पे तुम तो 3 ही लोगे। हेलो तुम Cr2O7 का मोलर मास थोड़ी पुट कर रहे हो कि तुम 1 मोल Cr2O7 के लिए 6 पुट करोगे। हेलो तुम तो 3 ही पुट करोगे, तो बस बात खत्म हो गई। तो यहाँ से तुमको Q पता है, Q इतना फ्लो करा रहे हैं हम 8 इंटू 2 इंटू 60, और E/F हमने पुट कर दिया क्रोमियम का मास अपॉन 3, तो हमको पता चल गया इतना वजन आना चाहिए था थ्योरेटिकली, आ इतना रहा है। तो ये आ रहा है मान लो W1, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? मिल W1 रहा है, मिलना W चाहिए था इंटू 100, ग्राम ग्राम कट जाएगा तो एफिशिएंसी निकल आएगी। भाई मिलना मान लो 100 रुपये चाहिए था, मिल 100 कुछ ना 104 नहीं, मतलब मिल कुछ रहा है। मिलना 110 चाहिए था, मिल 104 रहा है, तो एफिशिएंसी आ जाएगी। चलो और बोलो, हटा दूं किस नहीं समझ में आया? ये सब करने योग्य सवाल नहीं है, लेकिन मालूम छोड़ने योग्य सवाल हैं, ऐसे सवाल नहीं। कि जितने क्वेश्चन थे उसमें कितने बन गए, प्रतिशत बताओ जरा। सर 36 में से मेरे को हम्म 36 में आपको मैं टेक्निकली बताऊं, अगर मैं चाहता हूं आप 36 में से मेरे को 12 अरे नहीं रुक बने, जा, अगर 24। रुक जा, अगर 25 सवाल आते हैं, वैसे आते तो बेटा मल्टी इंटीजर टाइप में ऑप्शन रहते हैं ना, आते 10 हैं करने 5 होते हैं, ऐसा है ना? हाँ सर। हाँ तो आते तो 30 हैं टेक्निकली, और यहाँ तो वो सारे 30 होंगे। हेलो यस सर। अच्छा, तो 30 में करने कितने हैं? 18। हेलो यस सर। तो 30 में अगर 18 करने होते हैं और मिल जाते हैं बहुत आसानी से, तो 30 में 18 मतलब लगभग 40% सवाल छोड़ने। हेलो 40% सवाल छोड़ने का मतलब हो गया 36 क्वेश्चन अगर हैं तो इसमें 40% न बने, मतलब 3.6, तो 3 से 7 14 सवाल न बनते तो भी ठीक था। 36 में 14 गया तो 22 बने, कितने नहीं बने ये बताओ? 24 बने। बताओ, ये तो ज़्यादा बन गए, तुमको कम बनने चाहिए थे। जो व्यक्ति को डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच नहीं याद, उसको कम बनने चाहिए थे। चलो और बोलो। सर मेरे को याद कंफ्यूज हो गई थी मैं प्लस माइनस। यही हर बच्चा होता है भाई, हर बच्चा होता है। और क्या, कोई बहुत रॉकेट थोड़ी साइंस पूछी जाती, जो लिखा वही में कंफ्यूज होते हैं। और बोलो। 31। 31 30। 31 की 30? 30। 30 यस सर। पढ़ो। Let CNaCl and CBaSO4 be conductants in Simon measured for saturated aqueous solutions of NaCl and BaSO4 respectively at a temperature T. Which one of the following is false? ये क्लास में कराया हुआ सवाल है भाई। आपको आयंस की मोबिलिटी चेक करनी है, तो आपसे पूछ रहा है कि किसका कंडक्टेंस ज़्यादा होगा। तो सबसे पहली बात कि भाई सबसे पहले तो टेम्परेचर पे ही बात होती है। कंडक्टेंस आयन उतना मूव करेगा जिसका टेम्परेचर ज़्यादा हो। तो अगर कहता है T2 बड़ा है T1 से, तो हाँ उसके करस्पॉन्डिंग आयन भी तेज भागेगा, मोटे पतले से मतलब ही नहीं है। हेलो तो ये तो सही है। आपसे पूछ रहा है फॉल्स कौन है, तो आंसर नहीं है। हेलो फिर कह रहा है T2 बड़ा T1, और अब NaCl T2 पे है, तो ये भी सही है मतलब आंसर नहीं है। आगे अब बात आती है NaCl और बेरियम सल्फेट में।
पहले 4 पढ़ लेते हैं। कहता है आयनिक मोबिलिटी ऑफ आयंस फॉर बोथ सॉल्ट इंक्रीज विद टेम्परेचर। ये बात भी सही है, क्योंकि कोई भी हो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, तो सही है, मतलब आंसर नहीं है तो चेक भी करने की जरूरत नहीं, आंसर 3 हो गया। लो, Yes, sir. कायदे से जो हमने आपको सवाल कराया था उसमें ये वाली बात थी कि भाई एनायन कॉमन थे, तो कैटायन में मैंने गणित आपको लॉजिक दे दिया था, लेकिन आपको शायद वो लॉजिक भिड़ रहा होगा कि सर यहाँ तो दोनों अलग हैं और एक ग्रुप के भी नहीं हैं। Cl माइनस सल्फेट को कैसे कंपेयर करें, मोटापा गुराई कैसे देखें। हेलो, तो शायद आपको कंपेयर करा भी नहीं रहा। हेलो, Sir. और बोलो। Sir, 31. मतलब ये सवाल तुम पढ़ के छोड़ दी होगी, तुमने अटेम्प्ट नहीं किया होगा। और बोलो, 31 पढ़ो। मेरे को समझ में नहीं आया था वो क्वेश्चन पहले वाला. अब पढ़ो। 250 ml of waste solution obtained from workshop of a goldsmith contain 0.1 molar AgNO3 and 0.1 molar AuCl. अब रुक जाओ। The solution. First. दोनों का आपको कंसंट्रेशन पता है, दोनों का आपने इतना वॉल्यूम लिया, वॉल्यूम मान लो 1/4 लीटर। हेलो, Yes, sir. तो मतलब दोनों के मोल्स पता चल गए आपको कितने, दोनों के मोलारिटी पता है, वॉल्यूम आपने दोनों का 1/4 लिया। हेलो, Yes, sir. तो मतलब 1/10 मतलब 1/40 दोनों के मोल्स हो गए, और वॉल्यूम अगेन 1/4 हुई, तो अच्छा तो फ़र्क नहीं पड़ा, मोल से क्या फ़र्क पड़ता। चलो मोल पता चल गए 1/40 है, देखेंगे आगे यूज़ हो रहा है कि नहीं आगे। The solution was electrolyzed at 2 volt by passing 1 ampere of current for 15 minutes. The metal or metals electro deposited will be. अच्छा, मेटल इज डिपॉजिटेड, एक डिपॉजिट हो रहे हैं, दो डिपॉजिट हो रहे हैं, अपने को वो बात करनी है। अच्छा, तो बेटा आपने 2 वोल्ट की बैटरी लगा के इतना करंट बहाया, तो वो बैटरी जो लगाई उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपने एक्चुअली वो आपको फालतू बेवकूफ़ बना रहा है। आपने इतना चार्ज फ्लो कराया है ना, और आपको ये जानकारी दे रहा है कि Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन खाएगा, और Ag जब बनाएगा तो पोटेंशियल होगा 0.8 वोल्ट, है ना। Yes, sir. तो आप अगर चाह रहे हो कि ये रिड्यूस हो तो किसी को ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा, तो ऑक्सीडाइज इसके पानी इसके ऊपर आता है ना। हाँ, और वेस्ट वाटर है मतलब एक्वस सॉल्यूशन है। हेलो, Yes, sir. तो पानी तो तैयार होगा दोनों केस में ऑक्सीडाइज होने के लिए, तो ये रिड्यूस हो सकता है, लेकिन कब। डिपॉजिटेड, भाई जब आप एक इलेक्ट्रॉन, तो इसको डिपॉजिट कराने के लिए आपको 1 फैराडे लगेगा, अरे तो 1 मोल डिपॉजिट हो जाएगा ना। अच्छा, ये कितने मोल है बेटा, 1/40 मोल है ना ये दोनों, सिल्वर आयन भी और गोल्ड आयन भी निकाले थे ना मोल अपन ने। Sir. तो 1/40 मोल डिपॉजिट कराने के लिए 1/40 फैराडे चाहिए। Yes. हम कितने फैराडे पास कर रहे हैं, निकालो। 1 × 15 × 60, 15×6 = 90, 900 कुल, 900 कुलम, ऐसा ही है ना। Sir. अरे 15 15 6 या 90, तो 900 कूलम चार्ज। 900 and 800. हाँ, तो 900 कूलम अगर फ्लो करा रहे हैं हम, तो हाँ कितना चाहिए था सिल्वर को डिपॉजिट होने के लिए, 1/40 मोल डिपॉजिट होने के लिए 1/40 फैराडे, यानी कि 96500/40 फैराडे, Yes. मतलब 4×2 = 8, 4×4 = 16, 4×1 = 4, लगभग 2400। अपने पास कितना है, 900 ना। Yes.
लेकिन पोटेंशियल ज़्यादा है तो पोटेंशियल से क्या फ़र्क पड़ेगा? ओवर पोटेंशियल कर दिया अपन ने। पोटेंशियल ज़्यादा है तो हम हाँ, ये इलेक्ट्रोड की तरह अगर पोटेंशियल ज़्यादा है तो तुम भले जो काम नहीं हो सकता, ये नॉन स्पॉन्टेनियस है कायदे से, लेकिन अगर तुम हाँ सर। एक्सेस पोटेंशियल लगा रहे हो तो अब ज़बरदस्ती भी काम कर सकते हैं। तो ज़बरदस्ती अगर काम होगा तो ई सेल बराबर, देखो बेटा फिर यहाँ पे बहुत मैथ्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली अपन ने 2 वोल्ट का पोटेंशियल लगाया है, हाँ सर। तो डिपॉजिट तो तुम चाहो या ना चाहो तुम लोगों से ज़्यादा पोटेंशियल लगा रहे हैं। यस सर। तो अगर हम ज़्यादा पोटेंशियल लगा रहे हैं तो हम तो चार्ज देंगे और तुमको ज़बरदस्ती लेना पड़ेगा। तो हाँ सर। डिपॉजिट तो तुम दोनों को होना पड़ेगा, पहली बात। ये मैथ्स अपन ने फालतू टाइम वेस्ट किया, पर चलो अच्छा सवाल है तो कर भी लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा डिपॉजिट तो तुम दोनों को होना पड़ेगा। अब बात आती है तो ये और ये तो नहीं होगा, डिपॉजिट तो तुम दोनों को होना पड़ेगा। अब रही बात वजन की, वजन की, तो वजन ऑफ सिल्वर अपॉन, ये फैराडे सेकेंड लॉ इसका जवाब देगा। ये कहता है कि इक्विवेलेंट वेट, दोनों का इक्विवेलेंट वेट तो अलग अलग ही होगा क्योंकि दोनों का मोलर यस मास सर। अलग है। तो ये वजन दोनों, क्योंकि चार्ज तो बराबर फ्लो करा रहे हैं, तो फर्स्ट सेकेंड लॉ कहता है अगर चार्ज बराबर फ्लो कराओगे तो अब जो वेट डिपॉजिट होगा दो अलग अलग इलेक्ट्रोड्स में, वो उनके इक्विवेलेंट वेट के इक्विवेलेंट वेट दोनों का अलग अलग होगा क्योंकि दोनों का मोलर मास अलग है। तो इन इक्वल में नहीं हो सकते, तो आंसर ये होगा। चेक करो। सर 3 आंसर। 3 है इसका आंसर, की भेजो बेटा, ग्रुप में डालो। चलो चलो भैया और बोलो। अरे कितने सवाल पूछोगे भैया, और बहुत हो गया। अब कितने अरे सवाल दो पूछो, और बच्चे 30 कितने बचे हैं और? और 30 से। दो। चलो पूछ लो, हाँ जल्दी पूछो। हैं? यस सर। बोल। सर सर डायग्राम है। अरे सवाल तो सर पहुंचा दो। 30। हाँ 2। अच्छा उसके बाद ये, हाँ चलो। तो भैया यहाँ पे कर ये रहे हैं अपन कि अपने पास एक ठो जिंक रॉड है। अरे ये तो अपना बेसिक डैनियल सेल है, ये दिया हुआ है। हाँ ठीक, सर। कहता है आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम बिलो। ठीक है भैया, इनकरेक्ट बताना है। ओके, पहला कह रहा है इफ़ ई एक्सटर्नल 1.1 वोल्ट से कम होगा, तो 1.1 से कम होगा मतलब एक्सटर्नल बैटरी तुम कम लगाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो जिंक ऑक्सीडाइज होगा। तो जिंक ऑक्सीडाइज होगा मतलब जिंक की डिजॉल्व होगा और कॉपर डिपॉजिट होगा। ये बात तो बिल्कुल सही है। सही है तो मतलब आंसर नहीं है। अगर बराबर हो गया तो नो फ्लो सही है। तो ये थ्योरी में लिखवाया हुआ है यार। अगर ज़्यादा लगा दोगे तो उल्टा होने लगेगा। ऐसे इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो करते हैं? इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है जो ऑक्सीडाइज करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता होगा कहाँ से कहाँ? जिंक से कॉपर। उल्टा कर दोगे तो कॉपर से जिंक फ्लो करेगा, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो। ये भी सही है, सही है, मतलब आंसर नहीं, आंसर 4 होगा बेटा। चेक करो, यही है। ये तो थ्योरी में लिखवाया हुआ है नालायक। एक्सटर्नल बैटरी अगर 1.1 वोल्ट से ज़्यादा कराओगे तो उल्टा हो जाएगा। उल्टा मतलब अब कैथोड बन जाता है कॉपर, मतलब वो डिज़ोल्व होगा। ये कह रहा है जिंक डिज़ोल्व होगा, तो ये बात तो गलत है। गलत है मतलब आंसर सही है, इनकरेक्ट है। कैसे यार दीदी, पढ़े अड़े नहीं हो आप, ऐसे झूरा पूछ रहे हो। मतलब अगला बोलो, बताओ। मतलब 36। ऐसे सवाल भी तुमको नहीं बने और फिर भी तुमको 24 बन गए, खुद सोचो। हाँ, और बोलो। सर मैंने उसमें टिक भी तो लगाए हैं इतने सारे में, तो सारे मेरे को बन रहे हैं। काउंट कर लीजिए आप। हाँ तो ठीक है जी, ये भी तो बनना चाहिए था फिर। अगला पूछो। Potassium chloride is prepared by electrolysis of KCl in basic medium. If only 60% of the current is utilized in the reaction, the time required to produce भाई 10 फालतू सवाल, gram. फिर से फालतू सवाल। भाई W इज इक्वल टू होता है E/F Z, यानी कि I दिया हुआ है, टाइम निकालना है। हेलो, Yes, sir. टाइम ही निकालना है ना? हाँ,
बस टाइम जो आएगा वो सेकंड में आएगा, तो उसको अपॉन 3600 करना पड़ेगा, क्योंकि सवाल कह रहा है आवर में बताओ। हाँ सर। तो अभी वो आप खुद कर लोगे। अब रही बात, मैं आपको ये बस बता दूं वैल्यू क्या पुट करनी है। ई क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट किसका पुट करना है? कह रहा है इफ़ पोटेशियम क्लोरेट इज़ प्रिपेयर्ड, मतलब आपको पुट करना है पोटेशियम क्लोरेट का क्या, ClO3 का आपको मोलर मास पुट करना है। ठीक है, और इनफैक्ट आप KClO3 का नहीं, आप पूरा पूरा KClO3 का पुट करो। क्यों? पोटेशियम तो स्पेक्टेटर है, लेन देन में इंटरफेयर करेगा नहीं, तो पूरा इसी का मोलर मास पुट करो। इसका वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 मोल KClO3 जब बन रहा है तो 6 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंसी फैक्टर भी सीधा सीधा दिख रहा है 6 है। हेलो, तो इक्वलेंट वेट आ गया, एफ आ गया, करंट पता है आपको 2 एम्पियर, टाइम निकालना है। अब वजन जो है, एम्पियर का 60% निकालना पड़ेगा। क्या क्या सर अरे 60% रुक जो जाओ दिया अब, हुआ है। अरे रुक जाओ, उसमें आ रहा हूँ मैं। और वजन कितना डिपॉजिट कराना है आपको? ये 10 ग्राम। यस सर। ठीक है, तो ये तो तब होता जब जो आई आप फ्लो कराते वो पूरा पूरा काम करता। हाँ सर। अगर आई अपने 60% पे काम कर रहा है, लेकिन फिर भी 10 ग्राम तो डिपॉजिट हो रहा है ना। यस सर। तो अब कह रहा है अगर जो भी आप करंट फ्लो करा रहे हो वो 60% यूटिलाइज हो रहा है, तो 2 एम्पियर का 60% यूज़ करना, 6/5। मतलब 6/5। सर 60% 2 एम्पियर का। तो 2 एम्पियर का 60% कितना होता है? 6/5। पागल, 0.6 बेटा, 12, नहीं 12 भी नहीं, 1.2। हेलो, अच्छा तो 6/5, हे भगवान, ठीक है, अरे 1/2 बोलना। सीधा 60% में, हाँ खैर कह तो सही रही थी, पर ठीक है। एक्चुअली प्रतिशत ऐसे नहीं, सीधा इंटू करके बोलना चाहिए था ना बेटा, किसी को कैसे पता चलेगा तुम फ्रैक्शन निकाली। ठीक है, यस सर। तो आपको 2 एम्पियर का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि 60% आप इस्तेमाल कर रहे हो, 60% ही यूटिलाइज हो रहा है, भले पास 2 कर रहे हो, तो आप उसका 60% यूज़ करो, यानी कि 1.2 करके देख लेना, आंसर आ जाएगा। यस सर। लेकिन यार ऐसा सोचो कि 2 एम्पियर पास कर रहे हैं और उसका 60% ही यूटिलाइज हो रहा है। हाँ तो हो रहा है, तो हो रहा है, तो क्या करोगे? ठीक है, बाकी जो हो रहा हो यूज़ तो उतने का ही हो रहा है, तो अपन वही यूज़ करेंगे, बाकी वेस्ट हो रहा होगा, गरम वरम कर रहा होगा। ठीक है, ठीक, कर सकते हो 1.2 करके देखना, आंसर आ रहा है। एक बार कैलकुलेटर चला लो, आखिरी सवाल है ना ये। हाँ सर। कैलकुलेटर चलाओ फटाफट। LHS में आ जाएगा W = 10 अपॉन 122/6, तो E/F है, तो F आ जाएगा ऊपर, यानी कि 96500। ZIT आ जाएगा इधर 1.2, T आ जाएगा सेकेंड में, तो अपॉन 60 × 60, ये आ जाएगा आवर में। चेक करो आंसर फटाफट। 1 6 तो ये कट गया, ये आ गया 10 से, ये कट गया, सर आंसर 11 है। 0 0 कट गया, हैं ऊपर आ रहा, 11 है आंसर। चेक करो, मतलब जो आ रहा है आंसर। मैंने किया ही नहीं है। भाई 9650 को डिवाइड करना है 12 6 या 7.2 से, इतना कैलकुलेटर चला सकते हो। 9650 अपॉन 7.2, 1340.2। 9650 अपॉन 7.2 किया है। नहीं नहीं, क्यों? अरे 122 कहाँ जाएगा भैया ना, 7.2 को इंटू करो 122 से, 9650 अपॉन 7 878.4। कितना, 878.4। 0.4। हाँ, अब इसको सॉल्व डिवाइड करो, हालांकि अप्रॉक्स कर सकते हो, लेकिन कह रहे अब कर रहे हैं इंटीजर टाइप है, तो कर लो एक बार। मैंने क्या बहुत टाइम से सब क्वेश्चन देखे नहीं, तो मेरी भी इच्छा है एग्जैक्ट आंसर की।
भाई 10 में आ जाएगा 8, फिर 880 जोड़ोगे 8000 में, हाँ तो लगभग 11 गुना है, सही कह रहे Yes. हो। आंसर देखो पीछे क्या है। सर 11 ही है। ठीक। नियरेस्ट आर बोला डाउन। अच्छा लो बताओ, और आसान किया हुआ है। अच्छा कह रहा है भी रहा है नियरेस्ट करो, ठीक है, आंसर 11 आ भी रहा है। ठीक, चलो बेटा ख़त्म करें, हो गया।